लुकास के 6th बर्थडे पर उसने बड़ी मासूमियत से विश मांगी। मैं चाहता हूं कि आंट एलेना मेरी मॉम बन जाए। एलेना यानी एरिक की सेक्रेटरी, जवान, खूबसूरत, हमेशा स्वीट बनने वाली। धीरे धीरे वो सिर्फ एरिक के दिल में नहीं, लुकास के दिमाग में भी जगह बना चुकी थी। लेकिन उस दिन ना मैं टूटी, ना रोई, ना कोई ड्रामा किया। मैंने बस केक उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और उसका बर्थडे गिफ्ट तोड़ डाला। उस रात मैंने अपने बेटे को ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी दी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लुकास के 6th बर्थडे पर भी एरिक के पास टाइम नहीं था। पूरे दिन मैंने अकेले तैयारी की थी। अपने हाथों से केक बनाया, उसका फेवरेट टॉय खरीदा, पूरा लिविंग रूम अल्ट्रामैन थीम में डेकोरेट किया। मैं बस चाहती थी कि मेरा बेटा खुश हो। जब लुकास बर्थडे कैप पहनकर आंखें बंद करके विश मांग रहा था, उसे देखकर मेरा दिल भर आया था। यहां तक कि मेरी इरिटेटिंग मदर इन लॉ भी उस वक्त थोड़ी कम अनोइंग लग रही थी। कैंडल्स बुझाने के बाद उसने प्यार से पूछा, मेरा अच्छा बेटा, क्या विश मांगी? लुकास ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराई। बताओ ना, मोमी भी सुनना चाहती है। उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं चाहता हूं आंट एलेना मेरी मम्मी बन जाए। मेरे चेहरे की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। एक पल के लिए लगा शायद मैंने गलत सुना। मेरी मदर इन लॉ भी शॉक में थी। क्या कहा तुमने? लुकास ने मासूम चेहरा उठाकर फिर दोहराया, मुझे आंट एलेना चाहिए, मम्मी नहीं। उसकी बात ऐसे लगी जैसे किसी ने सिर से बर्फ का पानी डाल दिया हो। मैं अंदर तक ठंडी पड़ गई। मैं उसी बच्चे को देख रही थी जिसे मैंने 10 महीने पेट में रखा था। वो कभी आसान बच्चा नहीं था। जन्म के बाद 1 मिनट भी मुझसे अलग नहीं रहता था। रात रात भर रोना, सोने ना देना, हर वक्त गोद में रहना। मैं फिजिकली और मेंटली टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी वो मुझे दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा लगता था। और आज उसकी बर्थडे विश थी कि कोई दूसरी औरत उसकी मां बन जाए। उस पल मुझे लगा, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये छोटा सा मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पूरा लिविंग रूम चुप हो गया। मेरी मदर इन लॉ लुकास को गोद में लेकर अजीब सी स्माइल दे रही थी, जैसे मेरी पेरेंटिंग फेल होने का मजाक उड़ा रही हो। नैनी मोनिका एक कोने में खड़ी बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ देखे। और लुकास, उसकी गोल गोल आंखों में जो था, वो मेरे लिए प्यार नहीं था। शायद मैं बहुत सालों से सिर्फ मां बनकर रह गई थी। मैं भूल चुकी थी कि मैं हिसाब बराबर करना अच्छे से जानती हूं। मैंने टेबल से बर्थडे केक उठाया। केक पर हमारी फैमिली की ड्राइंग बनी थी। मैंने खुद बनाई थी। मेरी ड्राइंग खराब थी और एरिक का चेहरा चॉकलेट सिरप में इतना बिगड़ गया था कि वो कचरे जैसा लग रहा था। वैसे भी ऐसा अगली केक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। सबके सामने मैंने वो केक सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। आह, मेरा केक! लुकास जोर से चिल्लाया। मेरी मदर इन लॉ उसे चोरी छिपे हमेशा कैंडी खिलाती रहती थी। इतनी छोटी उम्र में उसके दांत तक खराब होने लगे थे, इसीलिए मैं उसे स्वीट्स कम खाने देती थी। वो इस केक का कई दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नजर से वो डर गया और तुरंत अपनी ग्रैंडमा से चिपक गया। मदर इन लॉ तुरंत भड़क गई। ग्लोरिया, ये क्या बिहेवियर है? बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, तुम इतनी छोटी बात दिल पर लोगी। फिर उसने लुकास को प्यार से चुप कराया। मेरा बच्चा, ग्रैंडमा नया केक मंगवाएगी, हागे डाजेस वाला, तुम्हारा फेवरेट। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बैड मॉमी को इग्नोर करो। लुकास ने भी उसकी नकल की। उंगली मेरी तरफ करके बोला, बैड मॉमी, बैड मॉमी। मैंने मन ही मन सोचा, आज मैं तुम्हें दिखाती हूं बैड मॉमी कैसी होती है। मैंने कैबिनेट खोला और एरिक का फेवरेट गोल्फ क्लब निकाल लिया।
सिल्वर क्लब लाइट में चमक रहा था। शायद उसकी कीमत एक कार जितनी होगी। अगर बेटा बिगड़ जाए तो गलती बाप की भी होती है। एरिक ने लुकास को कभी कुछ अच्छा सिखाया ही नहीं। उल्टा अपनी मिस्ट्रेस तक को बच्चे के सामने लेकर आता था, तो उसका एक गोल्फ क्लब तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ घबरा गई। तुम क्या करने जा रही हो? मैं गोल्फ क्लब घसीटते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। लुकास का बर्थडे गिफ्ट अभी तक मैंने उसे दिया नहीं था, एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक कैसल। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने मोनिका से कहा, बेडरूम से गिफ्ट बॉक्स लेकर आओ। बॉक्स खुलते ही लुकास की आंखें चमक उठीं। वाओ! वो एक्साइटमेंट से मुझे देखने लगा, उसी प्यार से जो कुछ मिनट पहले किसी और औरत के लिए था। मॉम, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मैं हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर पहले तक था, अब नहीं है। अगले ही सेकंड धड़ाम, सिल्वर गोल्फ क्लब हवा में घूमा और पूरा कैसल एक वार में टूट गया। सिर्फ टॉय नहीं टूटा था, उसके साथ उसका परफेक्ट बर्थडे भी टूट गया, उसका बचपन भी। लुकास का चेहरा तुरंत आंसुओं से भर गया। मेरी मदर इन लॉ शॉक में जमी रह गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं बार बार गोल्फ क्लब मारती रही, जब तक सारे ब्लॉक्स टूटकर बिखर नहीं गए, जब तक क्लब खुद टेढ़ा नहीं हो गया। लुकास फूट फूट कर रो रहा था। नहीं, बैड मॉमी, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आंट एलिना चाहिए। मैंने होठों के कोने हल्के से ऊपर उठाए। मैंने झटके से लुकास को अपनी मदर इन लॉ की गोद से खींच लिया। वो और जोर जोर से रोने लगा, इतना तेज कि मेरा सिर फटने लगा। मैंने टेबल से कैजुअली टिश्यू उठाया और सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया। मदर इन लॉ मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। तुम मेरे पोते के साथ क्या कर रही हो? मोनिका, जल्दी एरिक को फोन करो, बोलो उसकी वाइफ पागल हो गई है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं लुकास को पकड़कर ऊपर ले गई, सीधा अपने बेडरूम में। दरवाजा बंद किया और लॉक घुमा दिया। अंदर आते ही लुकास की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। अब वो एलिना को नहीं बुला रहा था, वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए बस चिल्ला रहा था, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। उसे पता था, इस घर में अगर कोई उसे मुझसे बचा सकता है तो वो उसकी ग्रैंडमा ही है। मैंने कमरे के कोने में रखे प्लांट से 3 लंबी बेलें तोड़ी, फिर ऊपर से उसे देखने लगी। सच कहूं तो मैं भी पहली बार मां बनी थी। मुझे नहीं पता था बच्चे कैसे रेस करते हैं। अब तक मैंने बस उसे प्यार दिया था, उसकी हर जिद पूरी की थी, दुनिया की बेस्ट चीजें देने की कोशिश की थी। लेकिन अगर प्यार से बच्चा सिर चढ़ जाए तो तरीका बदलना पड़ता है। मुझे बच्चे संभालने नहीं आते थे, लेकिन डॉग्स ट्रेन करना आता था। जब कोई डॉग पहली बार दांत दिखाता है तो उसी वक्त उसे उसकी कीमत समझानी पड़ती है, ऐसी मेमोरी देनी पड़ती है कि दोबारा कभी हिम्मत ना करे। उस दिन मैंने 3 बेलें तोड़ डाली। मैंने लुकास के सारे टॉयज तोड़ दिए। कमरे के अंदर लुकास रो रहा था और बाहर मेरी मदर इन लॉ, दादी और पोते की वो ड्यूएट मेरे सालों की थकान उतार रही थी। करीब 1 घंटे बाद नीचे मेन डोर खुलने की आवाज आई, फिर एक आदमी की आवाज, ग्लोरिया, दरवाजा खोलो। एरिक वापस आ गया था, वही एरिक जिसके पास कंपनी के लिए टाइम था, लेकिन अपने बेटे के बर्थडे के लिए नहीं। तभी बाहर से दूसरी आवाज आई, ग्लोरिया दी, प्लीज डोर खोलिए, लुकास अभी बच्चा है। एलिना, उसकी आवाज में इतनी चिंता थी जैसे लुकास उसका अपना बेटा हो। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन उसके शब्द सुनकर मेरा हाथ रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर लुकास को देखा। एलिना की आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया था, लेकिन फिर शायद उसे मेरी मार याद आ गई और वो तुरंत डरकर नीचे देखने लगा।
बाहर से एलेना फिर बोली, आपको गुस्सा है तो एरिक पर निकालिए। लुकास पर क्यों? इसी वजह से वो आपको पसंद नहीं करता। मैं हंसी। फिर झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सबकी सांस अटक गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। टॉयज टूटे हुए, ब्लॉक्स हर जगह फैले हुए, और बीच में लुकास घुटनों के बल बैठा था। उसकी पीठ और पैरों पर लाल निशान पड़े थे। कुछ जगह स्किन तक छिल गई थी। मदर इन लॉ चीखते हुए अंदर भागी। अरे मेरा बच्चा! उसने लुकास को सीने से लगा लिया और मेरी तरफ घूरने लगी। ग्लोरिया, तू औरत है या जानवर? ऐसे मां किस्मत वालों को भी ना मिले। मैं ठंडी आवाज में बोली, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मर जाइए। उसकी रोने की आवाज वही रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगी। एरिक गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। तुम करना क्या चाहती हो आखिर? कोई मां ऐसे बिहेव करती है? मैं उसे घूरने लगी। मुझे हमेशा यही लाइन सुननी पड़ती थी। कोई मां ऐसे करती है, लेकिन वो आदमी जो बच्चे के पैदा होने के बाद कभी एक्चुअल फादर बना ही नहीं, उसे ये सवाल पूछने का हक किसने दिया? मैंने उसकी सूजी हुई, थकी हुई शक्ल देखी, और अगले ही सेकंड चटाक, मैंने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मार दिया। उसका सिर एक तरफ घूम गया। मेरी हथेली जलने लगी। उसके गाल पर तुरंत लाल निशान पड़ गया। पहले वाली कमजोर ग्लोरिया शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन सालों तक बच्चा उठाते उठाते, घर संभालते संभालते मैं अब कमजोर नहीं रही थी। अब मैं स्ट्रांग थी। एरिक शॉक में मुझे घूर रहा था। तुम पागल हो गई हो क्या? एलेना तुरंत बीच में आई। आप हाथ कैसे उठा सकती हैं? उसने एरिक का चेहरा पकड़ा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। एरिक, बहुत दर्द हो रहा है क्या? फिर उसने मुझे देखा। ग्लोरिया, लुकास सिर्फ 6 इयर्स का है। उसने बस इतना कहा कि वो मुझे मॉम बनाना चाहता है। उसके लिए आप इतनी क्रूएल हो गईं। कोई वंडर नहीं कि एरिक और लुकास आपको। चटाक। इस बार मेरा हाथ एलेना के चेहरे पर पड़ा। ट्रैश हमेशा पैर में आता है, तो थप्पड़ भी पैर में ही पड़ना चाहिए। मैंने कहा था ना, अब मैं स्ट्रांग हूं। एलेना की चीख पूरे विला में गूंज गई। एरिक तुरंत उसे पकड़ने भागा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर दांत भींचे। बस, बहुत हो गया। मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूं। तभी मदर इन लॉ लुकास को गोद में लेकर पीछे से चिल्लाई, हाँ, हमारे घर को तेरे जैसी औरत की जरूरत नहीं। मैंने नीचे देखा। लुकास रो रो कर पूरा लाल हो चुका था। उसका चेहरा गंदे से छोटे किटन जैसा लग रहा था। वो दर्द से कांप रहा था, लेकिन फिर भी चुप रहने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई। धीरे से पूछा, लुकास, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स देना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? एलेना तुरंत मुस्कुराकर उसके पास झुकी। लुकास, अगर डिवोर्स हो गया तो आंट एलेना तुम्हारी मम्मी बन सकती है। पापा भी यही हैं, ग्रैंडमा भी। जो दिल में है वो बोल दो। डरो मत। अब ये तुम्हें दोबारा मारने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी मदर इन लॉ प्यार से लुकास के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा अच्छा बेटा, तुम्हारी बर्थडे विश अब सच होने वाली है। एरिक भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो चाहता हो कि लुकास वही बोले जो वो सुनना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल लुकास ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे डैडी और मॉमी का डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि वो अलग हों। एलेना को लगा शायद उसे डिवोर्स का मतलब समझ नहीं आया। वो तुरंत उसके सामने बैठ गई और मीठी आवाज में बोली, लुकास, तुम आंटी को अपनी मॉमी नहीं बनाना चाहते। बस डिवोर्स हो जाए, फिर मैं तुम्हारी मॉमी बन जाऊंगी। देखो, डैडी भी यही हैं, ग्रैंडमा भी। जो दिल में है बोल दो। अब कोई तुम्हें मारेगा नहीं। लुकास ने डरते डरते मेरी तरफ देखा, फिर इतनी तेजी से सिर हिलाया
जैसे छोटा सा रैटल ड्रम हो। नहीं, मेरी सिर्फ एक मम्मी है। उसकी आंखें भर आईं। मम्मी, सॉरी। उसने एलिना का हाथ झटक दिया और सीधा भागकर मुझसे लिपट गया। मैंने उसे चुपचाप पकड़ लिया। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, वो कभी वो चाकू नहीं बन सकता जो मुझे ही काट दे। वो अभी छोटा था। उसे दुनिया की समझ नहीं थी, ना सही गलत का सेंस, ना रिश्तों की गहराई। उसे आसानी से बहकाया जा सकता था। उसे ये भी नहीं समझ था कि एलिना का उसकी मां बनना एक्चुअली मतलब क्या होता। ये केक या टॉय वाली बात नहीं थी। मैं उसे समझा सकती थी, सही गलत सिखा सकती थी। इस बार मैं उसे माफ कर सकती थी, लेकिन बिना किसी कीमत के नहीं। उसके 6th बर्थडे पर मैंने उसे जिंदगी का पहला लेसन सिखाया। कभी कभी समझाने से ज्यादा डर इंसान को जल्दी समझाता है। और साफ दिख रहा था, ये लेसन सिर्फ लुकास को नहीं चाहिए था, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ को भी इसकी जरूरत थी। मैंने लुकास को गोद में उठाया, फिर एरिक की तरफ देखकर बोली, अपने सारे कंपनी शेयर्स मेरे नाम कर दो, मैं डिवोर्स दे दूंगी। एरिक हंस पड़ा। ड्रीम ऑन। मैंने आईब्रो उठाई। ठीक है। फिर बात करने को कुछ बचा नहीं। मैं मुड़कर नीचे जाने लगी। तभी एलिना ने पीछे से आवाज लगाई, रुको, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैंने पलटकर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल बुलाओ, कॉम्पेंसेशन भी दूंगी, उसी मैरिटल मनी से जो एरिक तुम पर उड़ा रहा था। फिर मैं उसके थोड़ा करीब गई। लेकिन एलिना, वो सारे गिफ्ट्स, ट्रिप्स, ज्वेलरी, सब लीगली मैरिटल एसेट्स हैं और मैं वो कभी भी वापस क्लेम कर सकती हूं। तुम रीपे कर पाओगी? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि पिछले 1 साल में एरिक उस पर बहुत पैसा बहा चुका था। एरिक तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे डराने की कोशिश मत करो। जो भी दिया, मैंने अपनी मर्जी से दिया। मैं कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। कभी एरिक सच में हैंडसम लगता था, सिंपल, स्मार्ट, एम्बिशियस। लेकिन अब इस उम्र में भी चीप रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश सिर्फ डिसगस्टिंग लग रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराई। वाह, तुम दोनों का अफेयर देखकर तो प्यार पर भरोसा वापस आ गया। चीटिंग हस्बैंड और डिवोटेड मिस्ट्रेस, परफेक्ट पेयर। एलिना, कंग्रेचुलेशंस। एलिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैं अब थक चुकी थी। इतने ड्रामा के बाद लुकास मेरी गोद में ही उनींदा होने लगा था। मेरा उनसे और बहस करने का कोई मूड नहीं था। मैंने बस एरिक की तरफ देखकर कहा, बाय द वे, मेरा ऑफिस साफ करवा देना। नेक्स्ट मंडे से मैं कंपनी वापस ज्वाइन कर रही हूं। ये सुनते ही एरिक भड़क गया। क्या मतलब वापस ज्वाइन कर रही हो? बच्चे को कौन संभालेगा? हर वक्त ड्रामा करना जरूरी है क्या? या तो डिवोर्स लो या घर बैठकर बच्चे को ठीक से संभालो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि जिस कंपनी को वो आज अपना किंगडम समझ रहा था, वो शुरू मैंने की थी। मैंने, एरिक ने और रायन ने। कॉलेज खत्म होने के बाद हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एरिक गरीब फैमिली से था, लेकिन स्मार्ट था, मेहनती था और बड़े सपने देखता था। उस वक्त मेरे और रायन के पास जैसे तैसे जोड़कर 8 लाख रुपए हुए थे। उसी पैसे से हमने जिंक सिंह शुरू की थी। छोटा सा ऑफिस, बड़ी बड़ी उम्मीदें। फिर कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसी दौरान मैं और एरिक प्यार में पड़ गए। शादी हुई, फिर लुकास आया। उसके बाद मेरी पूरी दुनिया बस बच्चे तक सिमट गई। दिन रात उसी में निकल जाते थे। कंपनी संभालने की एनर्जी ही नहीं बचती थी। नाम का वाइस प्रेसिडेंट टाइटल था मेरे पास, लेकिन शेयर्स आज भी 35% मेरे ही नाम थे। जब तक मैं लुकास को लेकर सिटी सेंटर वाले अपने फ्लैट पहुंची,
वो गहरी नींद में जा चुका था। मैंने धीरे धीरे उसके घावों पर आयोडाइन लगाया। दिल तो मेरा भी दुख रहा था, बहुत। लेकिन अगर आज मैं नहीं रोकती तो वो आगे और बिगड़ता। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल चाइल्ड केयर टीम ढूंढ ली थी। अब मैं फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर नहीं रहने वाली थी, और लुकास को भी मैं अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ने वाली नहीं थी। गुड थिंग ये थी कि पैसे की कमी मुझे कभी नहीं रही। मंडे मॉर्निंग, 2 साल बाद मैंने फिर से फॉर्मल सूट पहना। मिरर में खुद को देखकर कुछ सेकंड्स तक चुप खड़ी रही, जैसे पुरानी ग्लोरिया वापस लौट आई हो। मैंने कार निकाली और सीधे जिंगसिंग बिल्डिंग पहुंची। 2 साल पहले तक हमारी कंपनी बस एक फ्लोर पर थी, अब पूरी बिल्डिंग हमारी थी। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ रोक दिया। मैम, अनऑथराइज्ड पीपल अंदर नहीं जा सकते। उसका मुझे ना पहचानना नॉर्मल था, लेकिन पहली नजर में मुझे आउटसाइडर समझ लेना वो थोड़ा फनी था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक आदमी की आवाज आई, शी इज नॉट अनऑथराइज्ड। मैं धीरे से पलटी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रायन खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी काम स्माइल। ग्लोरिया, लॉन्ग टाइम नो सी। 2 साल में वो ज्यादा बदला नहीं था। ना पेट निकला था, ना कॉर्पोरेट अंकल जैसा ग्रीसी लुक आया था। बस अब उसके अंदर एक मैच्योर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी वो यंग सिक्योरिटी गार्ड ऑकवर्ड होकर बोला, सर। लेकिन सेक्रेटरी एलिना ने ऑर्डर दिया था कि इन्हें अंदर ना आने दिया जाए। रायन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सिंस व्हेन एक सेक्रेटरी कंपनी चलाने लगी? गार्ड ने तुरंत सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी वो टर्नस्टाइल के सामने से हटा नहीं, जैसे सच में उसे मुझे रोकने का हक हो। उस पल मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। ये कंपनी मैंने बनाई थी, और आज मैं अपनी ही बिल्डिंग में एंट्री के लिए खड़ी थी। तब तक नीचे लॉबी में एम्प्लॉइज इकट्ठा होने लगे थे। सब क्वाइटली तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग भी करने लगे। रायन भी क्लियरली अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती कि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी ने नीचे रोक दिया, तो लोग हंस हंस कर मर जाते। लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। फर्स्ट फ्लोर लॉबी के बीचों बीच एक बड़ी स्टील स्वॉर्ड टंगी हुई थी, स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्ल्स। उसे मैंने खुद स्पेशली बनवाया था। उस वक्त एरिक और रायन चाहते थे ऑफिस क्लासी और सक्सेसफुल दिखे, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रही थी। कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर और डेंजर लटका रहता है, ये स्वॉर्ड याद दिलाएगी। उस तलवार का वजन 40 किलो से कम नहीं था। शार्प नहीं थी, लेकिन चीजें तोड़ने के लिए परफेक्ट थी। और मैं वैसे भी काफी रीजनेबल इंसान हूं। जो मशीन मुझे पहचानती ही नहीं, उसका क्या फायदा? तो फिर उसे तोड़ देना ही बेटर था। धड़ाम। पहला वार सीधे टर्नस्टाइल पर पड़ा। पूरा लॉबी गूंज गया। धड़ाम। दूसरा वार। सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें फटी रह गईं। एम्प्लॉइज एक्साइटमेंट में और फोन्स निकालने लगे। इतना जूसी ऑफिस गॉसिप रोज थोड़ी मिलता है, लेकिन ऑनेस्टली ये चीज कैसल से ज्यादा मजबूत निकली। इतनी देर मारने के बाद भी बस कुछ वायर्स बाहर निकले थे। मैं तीसरा वार करने ही वाली थी कि ऊपर से हील्स की आवाज आई। ये क्या हो रहा है? एलिना नीचे भागती हुई आई। सिक्योरिटी, जल्दी रोको इस पागल औरत को। सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ ही थे कि रायन बीच में आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। सेक्रेटरी एलिना, ग्लोरिया इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। उन्हें रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एलिना का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे कड़वी दवाई पिला दी हो। इतने लोगों के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और ऊपर से रायन भी मेरे साइड पर खड़ा था। मैंने फ्लोर से स्टील स्वॉर्ड उठाई
और उसे घसीटते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। एलिना के पास से गुजरते हुए मैं हल्का सा मुस्कुराई। एरिक से कहना, उसका डैडी स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्ल्स लेकर आ रहा है, जजमेंट देने। एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ और रायन जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। ग्लोरिया, इतने साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच तो ये था, हम सब बदल चुके थे। अब हम वो यंग कॉलेज किड्स नहीं रहे थे जो लॉयल्टी और फ्रेंडशिप के नाम पर जान देने को रेडी रहते थे। टॉप फ्लोर हमेशा एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिजर्व था। मेरा ऑफिस पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज देखकर मेरा खून खौल गया। एरिक ने दीवार तुड़वाकर मेरा ऑफिस अपने ऑफिस से जोड़ लिया था। बेशर्मी की भी लिमिट होती है। रायन ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैंने उसे रोक लिया। रॉन्ग, ये फैमिली मैटर नहीं है, ये बिजनेस है। रायन ने डोर खोला। उसके साथ होने की वजह से इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रोकने की। अंदर एरिक अपने डेस्क के पीछे बैठा था। चेहरा ऑलरेडी खराब था। क्लियरली उसे नीचे वाला पूरा ड्रामा पता चल चुका था। मुझे देखते ही उसने इरिटेशन में कहा, ग्लोरिया, कैन यू स्टॉप क्रिएटिंग सीन्स। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। सीधे बैग खोला और शेयर सर्टिफिकेट निकालकर उसकी टेबल पर फेंक दिया। मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है। 1 घंटे के अंदर जो मेरा है वो सब अलग करो। प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, ये ऑफिस, सब। फिर मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, वरना मैं अपने सारे शेयर्स अभी के अभी रायन को बेच दूंगी। एरिक का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि वो जानता था अगर मैं शेयर्स बेचने को रेडी हो गई तो रायन उन्हें खरीदने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक बेच देगा। शादी से पहले ही हमने शेयर होल्डिंग लीगली नोटराइज करवाई थी। कंपनी शुरू होने के दिन से जो शेयर्स मेरे नाम थे वो आज तक मेरे ही थे। कंपनी में हमेशा से एरिक और रायन के शेयर्स लगभग बराबर ही रहे थे, लेकिन एक फर्क था, मैं एरिक की वाइफ थी। मतलब टेक्निकली हम दोनों के शेयर्स मिलाकर कंपनी का 56% कंट्रोल हमारे पास था। पिछले 2 सालों से मैं कंपनी से दूर थी और इसी बीच एरिक धीरे धीरे मेरी हिस्सेदारी को भी अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था। उसने ऑलमोस्ट 1 मैन रूल शुरू कर दिया था। शुरुआत में जब लोग साथ मिलकर एम्पायर बनाते हैं तो भाई जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे प्रॉफिट का हर छोटा हिस्सा भी लड़ाई बन जाता है। एक जंगल में 2 शेर ज्यादा दिन नहीं टिकते। रायन ऐसा इंसान नहीं था जो जिंदगी भर किसी के नीचे काम करके खुश रहे, और अब मैं वापस आ चुकी थी, वो भी ऐसे टाइम पर। इस पूरे सिचुएशन से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो रायन था, लेकिन फिर भी उसने एक्टिंग की। ग्लोरिया, ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो रहा? उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिख रही थी। एरिक ने उसे देखा, फिर मेरी तरफ घूरते हुए दांत भींचे। ग्लोरिया, तुम बहुत डेंजरस हो। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। एलिना, अंदर आओ। कुछ सेकंड्स बाद एलिना ऑफिस में दाखिल हुई, चेहरे पर वही एटीट्यूड। मेरे पास से गुजरते हुए उसने हल्का सा कोल्ड स्नॉट भी मारा, लेकिन जैसे ही उसने एरिक की बात सुनी उसकी पूरी अकड़ गायब हो गई। क्या आप उसे वापस ऑफिस आने दे रहे हो? उसने ऑलमोस्ट कंप्लेन करते हुए कहा। कंपनी में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे फिर? उसकी आवाज में वही फेक स्वीटनेस थी जो मुझे शुरू से इरिटेट करती थी। एरिक ने बस हाथ उठा दिया। क्लियरली उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। जो कहा है वही करो। एलिना की आंखें तुरंत भर आईं। उसे समझ आ गया कि एरिक इस वक्त उसके साइड नहीं लेगा। फिर उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ जहर था, और ऑनेस्टली मुझे बड़ा मजा आया। मिस्ट्रेस लोग यूजुअली चोरी छिपे गिल्ट में रहते हैं, लेकिन ये लड़की तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे इसका अफेयर नहीं।
सोशल सर्विस चल रहा हो। तो मैंने सोचा, चलो इसे थोड़ा और राइटियस फील करवाते हैं। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, वैसे ये सेक्रेटरी भी मुझे चाहिए। पूरा ऑफिस एक सेकंड के लिए शांत हो गया। धड़ाम। एरिक ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। अब हद मत पार करो, ग्लोरिया। मैंने आराम से अपना शेयर सर्टिफिकेट हिलाया। प्लीज, उसे भी ट्रांसफर कर दो। एलिना शॉक में मुझे देखती रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि एरिक उसके लिए कुछ बोले बिना खड़ा है। कुछ सेकंड्स बाद एरिक ने डार्क फेस के साथ सिर हिला दिया। उस पल एलिना का चेहरा देखने लायक था। शेयर ट्रांसफर का डर इतना बड़ा था कि एरिक ने लाइटनिंग स्पीड से काम शुरू कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने मेरे नीचे नए डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिए, 2 रनिंग प्रोजेक्ट्स भी दे दिए और मेरा ऑफिस ऑफिशियली वापस कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उन डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देखी, मुझे हंसी आ गई। हर डिपार्टमेंट में वही लोग थे जिन्हें कोई सीरियस काम नहीं देता। लेजी स्टाफ, प्रॉब्लम क्रिएटर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स वाले नमूने, और ऊपर से 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कंपनी के कोर बिजनेस से कोई खास मतलब नहीं था। एरिक का प्लान बहुत साफ था। उसने मुझे बस साइड में धकेलने के लिए ये सब फेंक दिया था। ऊपर से टाइटल भी रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन असली पावर जीरो। मेन प्रोजेक्ट्स तक पहुंच नहीं, कोर टीम से दूरी, और धीरे धीरे कंपनी में मेरी वैल्यू खुद खत्म हो जाए। अगर मैं फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़े रिफॉर्म्स शुरू करती, लोगों को निकालती, पूरा स्ट्रक्चर बदलती, तो सिर्फ सेवरेंस पेआउट में करोड़ों उड़ जाते। और सच कहूं तो 2 साल घर में रहने के बाद मेरी इंस्टिंक्ट्स पहले जैसी शार्प नहीं रही थीं। प्रोजेक्ट रिस्क समझने की स्पीड कम हो गई थी। एम्प्लॉयज जज करने की एबिलिटी भी पहले जैसी नहीं थी। अगर मैं ईगो में आकर प्रूव करने निकलती, तो शायद सच में ये पूरा डिपार्टमेंट डुबा देती और एरिक को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस लुकास का नाम लेकर मुझे थोड़ा इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर देता, बाकी काम मैं खुद कर लेती। लेकिन मैं उन बेवकूफ लोगों में से नहीं हूं जो हर चीज खुद प्रूव करने निकल पड़ते हैं। मैं हमेशा एक चीज मानती हूं, प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स को ही करने देना चाहिए। उसी दिन मैंने एक प्रोफेशनल हेडहंटर हायर किया और मोटी सैलरी देकर एक एक्सपीरियंस्ड करियर मैनेजर को पोच कर लिया। वो लेवल की मैनेजर थी जो नॉर्मली मेरी जैसी छोटी डिपार्टमेंट हैंडल करने नहीं आती। उसकी एनुअल सैलरी तो डिपार्टमेंट के पॉसिबल प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जिस चीज की सबसे कम कमी थी वो पैसा था। मुझे जरूरत थी कंपनी के अंदर जल्दी से अपना मजबूत बेस बनाने की। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची, तो नीचे वाले पुराने टर्नस्टाइल्स बदल चुके थे और कल वाला सिक्योरिटी गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया। लगता है एरिक ने क्वाइटली उसे हटा दिया था। ऊपर गई तो देखा एरिक का ऑफिस ऑलरेडी तोड़ा जा रहा था। रेनोवेशन शुरू हो चुकी थी। रायन ने मुझे अपना ऑफिस ऑफर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने नया मैनेजर को डिपार्टमेंट वाला मैनेजर कैबिन दे दिया और खुद सीधा डिपार्टमेंट 3 पहुंच गई। यही कंपनी का सबसे क्राउडेड एरिया था। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज, सबसे ज्यादा गॉसिप और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये एरिक का डिपार्टमेंट था, कंपनी का असली पावर सेंटर। मैंने वहां एक डेस्क खाली करवाया और स्टाफ हॉल के बीचों बीच बैठ गई, सबके सामने ओपन एरिया में। अब अगर ऑफिस पॉलिटिक्स खेलनी थी तो खुले में खेलेंगे। और नेचुरली मेरी नई सेक्रेटरी भी मेरे साथ वहीं खड़ी थी, एलिना। सुबह से वो चुपचाप मेरे पीछे घूम रही थी। कम से कम एक बात में एरिक ने प्रॉमिस निभाया था। उसने सच में अपनी प्यारी मिस्ट्रेस मुझे सौंप दी थी। शायद वो चाहता था एलिना मुझ पर नजर रखे। मैंने ऊपर देखकर एलिना को देखा। उसकी आंखें लाल थीं।
चेहरा सूजा हुआ। उस हालत में वो स्पाई कम रोती हुई इंटर्न ज्यादा लग रही थी। मैंने फाइल खोली। 2 साल ऑफिस से दूर रहने के बाद भी एक नजर में समझ आ गया, नंबर्स फेक थे, डेटा इन्फ्लेट किया गया था, फिगर्स क्लियरली पैडेड थे। मैं हल्का सा मुस्कुराई। अगर ये लोग चाहते थे कि मेरी लाइफ मुश्किल हो, तो फिर मैं भी किसी को आराम से नहीं रहने दूंगी। मैंने बिना ऊपर देखे कहा, एलेना, नीचे जाओ, एक कॉफी लेकर आओ। कुछ देर बाद वो कॉफी लाई। मैंने एक सिप लिया और तुरंत मुंह बना लिया। इतनी कड़वी, क्या मुझे मारने का प्लान है? उसने होल्थ भींच लिए। मैंने कप वापस रखा। अब कॉफी नहीं चाहिए, ऑरेंज जूस लेकर आओ। जब तक वो ऑरेंज जूस लेकर वापस आई, लगभग लंच टाइम हो चुका था। उसकी आंखें और नाक दोनों लाल हो चुके थे। क्लियरली वो कई बार वॉशरूम जाकर रो चुकी थी। पूरे हॉल में लोग अपने कंप्यूटर्स पर झुके हुए थे, लेकिन असल में सबका ध्यान हमारी तरफ ही था। मैंने ऑरेंज जूस की तरफ देखा तक नहीं, बस कैजुअली पूछा, और कुछ बोलना है? इस बार एलेना खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आप आखिर चाहती क्या है मुझसे? मैं हंस पड़ी। इतनी कमजोर मेंटल स्ट्रेंथ लेकर भी मिस्ट्रेस बनने चली थी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। सीधे खड़ी हुई और पूरे हॉल की तरफ देखकर बोली, सॉरी गाइस, आज आपका स्पेस यूज कर रही हूं। लंच मेरी तरफ से। फिर मैंने एलेना की तरफ देखा। सबसे पूछो किसे क्या खाना है। लंच ब्रेक से पहले सब डेस्क पर पहुंच जाना चाहिए। मिस्ट्रेस लोग चाहे कहीं भी चले जाए, लोग सीक्रेटली उनसे नफरत ही करते हैं। और आज सुबह से सबने देखा था कि मैं एलेना को कैसे घुमा रही हूं। अब उनकी बारी थी। पूरे हॉल में एक साथ आवाज गूंजी, थैंक यू बॉसेस वाइफ। मैंने डेस्क पर रखी अपनी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, फिर स्माइल करके बोली, बॉसेस वाइफ मत बोलो। अगले ही सेकंड पूरा हॉल फिर बोला, थैंक यू जनरल मैनेजर ग्लोरिया। मैंने एलेना की तरफ देखा और आखिरकार उसके आंसू फूट पड़े, लेकिन किसी को सिंपैथी नहीं आई। एक एम्प्लॉई जोर से बोला, एलेना, सामने वाली दुकान से मालतंग चाहिए। सिलैंट्रो मत डालना, गार्लिक भी नहीं, सेसमी पेस्ट कम, विनेगर ज्यादा। दूसरा बोला, मुझे बारबेक्यूड पोर्क राइस चाहिए, डबल मीट, बीफ और 4 स्यू दोनों, चिली बिल्कुल नहीं। फिर तो पूरा हॉल शुरू हो गया। कोई नूडल्स, कोई सुशी, कोई मिल्क टी, कोई बर्गर। 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज, और ऑर्डर्स ऐसे दे रहे थे जैसे पूरा फूड कोर्ट खुल गया हो। 60-70 अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया गया। एलेना चुपचाप खड़ी रही, दांत भींचे हुए, आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने खुद कहा था ना, उसे स्टेटस नहीं चाहिए, ना टाइटल, बस प्यार चाहिए। तो ठीक है, मैं भी देखना चाहती थी एरिक का सच्चा प्यार उसे कितने दिन तक ये सब सहने की ताकत देता है। ऑफिस में लोग सिचुएशन देखकर साइड बदलने में देर नहीं लगाते। सुबह जो कुछ हुआ था, उसकी खबर पूरे कंपनी में फैल चुकी थी। यहां तक कि एलेना का वॉशरूम के बाहर चुपके से आंसू पोंछते हुए वीडियो भी सर्कुलेट होने लगा था। लंच टाइम पर रायन ने मुझे साथ खाने के लिए इनवाइट किया। मैंने टाइम देखा। लंच ब्रेक शुरू हुए आधा घंटा हो चुका था और एलेना अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने ऑफिस वालों की तरफ देखकर कहा, लगता है एलेना लंच लेकर वापस नहीं आने वाली। जो खाना है नियरबाई रेस्टोरेंट से खा लो। बिल कंपनी, मतलब मैं पे करूंगी। पूरा डिपार्टमेंट खुशी खुशी निकल गया। जब एलेना आखिरकार वापस आई तो पूरा फ्लोर खाली था। उसके हाथों में इतने सारे फूड पैकेट्स थे, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। उसका चेहरा देखने लायक था। उस दिन के बाद पूरी दोपहर वो दोबारा दिखाई नहीं दी। शाम करीब 4 बजे घर से नानी का कॉल आया, मैम
एक लेडी आई है, कह रही हैं वो आपकी मदर इन लॉ हैं। लुकास के बर्थडे वाले इंसिडेंट के बाद हम विला वापस गए ही नहीं थे। मैं सीधे अपने सिटी फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। वो फ्लैट मेरे नाम था और मेरी मदर इन लॉ के पास उसका एक्सेस कोड नहीं था। ऊपर से नैनी सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी। मेरी परमिशन के बिना कोई भी लुकास को नहीं ले जा सकता था। मैंने अभी फोन रखा ही था कि मदर इन लॉ का खुद कॉल आ गया। उठाते ही शुरू हो गई, ग्लोरिया, तुम मेरे पोते को छुपाकर क्यों रख रही हो? जल्दी मेरे बच्चे को वापस लेकर आओ। तुम्हें घर संभालना चाहिए, कंपनी में तमाशा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं तुमने। मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। फिर उसकी आवाज और तीखी हो गई। कोई शरीफ औरत ऐसे बाहर घूम घूम कर काम करती है क्या? कंपनी जाकर ड्रामा कर रही हो। मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता तो कोई सरप्राइज नहीं है। अगर अभी बच्चे को वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अब भी फैमिली मान लूंगी। मैं फोन सुनते सुनते हंस पड़ी, जैसे उनकी फैमिली में होना कोई अवार्ड हो। मैंने सीधे फोन काट दिया और उसी वक्त उसका नंबर ब्लॉक भी कर दिया। बिल्कुल पागल लोग हैं। ऑफिस में मैंने एचआर को इंस्ट्रक्शन दे दिया, एलिना की आफ्टरनून एब्सेंस को अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस मार्क किया जाए। कंपनी रूल सिंपल था, 3 दिन बिना परमिशन एब्सेंट तो ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन। अगले 2 दिन एलिना ऑफिस नहीं आई। तीसरे दिन रेजिग्नेशन डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले वो ऑफिस पहुंच गई, लेकिन इस बार उसका पूरा लुक बदल चुका था। न्यू शनेल सूट, हाथ में व्हाइट हर्म्स बैग, गले में डायमंड नेकलेस। लगता था एरिक ने उसकी इमोशनल सफरिंग का अच्छा कॉम्पेंसेशन दिया था। वो धीरे से मेरी डेस्क के सामने बैठी, फिर अपनी लंबी मैनिक्योर वाली नेल्स होठों के पास ले जाकर मीठी आवाज में बोली, ग्लोरिया, पिछले 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा बाहर रेस्ट करने चली गई थी। आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। होप आप बुरा नहीं मानेंगी। उसकी हर बात में फेक एलिगेंस टपक रही थी। मैं बस मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत थी। 1-2 दिन ह्यूमिलिएशन सहना आसान होता है, लेकिन रोज रोज, हर दिन, हर घंटे वो अलग बात होती है। किसी की जिंदगी मुश्किल बनाने के 1000 तरीके होते हैं। आज एरिक उसे व्हाइट हर्म्स बैग देकर मना सकता था, लेकिन हर दिन तो नहीं। और एग्जैक्टली वही हुआ। 1 हफ्ते बाद एलिना ने फिर ऑफिस आना बंद कर दिया। इस बार आखिरकार एरिक खुद बीच में आया। उसने मुझे मैसेज किया, आज रात डिनर के लिए घर आ जाओ, लुकास को भी लेकर आना। इस बार मैंने मना नहीं किया। शाम को मैं विला पहुंची। मेरे साथ लुकास था और चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट एंजेलिका भी। डोर खुलते ही मदर इन लॉ ऑलमोस्ट दौड़ती हुई आई। अरे मेरा बच्चा! ग्रैंडमा को अपने ग्रैंडसन की कितनी याद आ रही थी। आओ, ग्रैंडमा किस दे। लेकिन वो लुकास को छू भी नहीं पाई थी कि एंजेलिका बीच में आ गई। उसकी आवाज काम थी, लेकिन सीधी। सॉरी, अडल्ट माउथ में बहुत जर्म्स होते हैं। लुकास की इम्यूनिटी वीक है, इसलिए सलाइवा कांटेक्ट अवॉइड करना होगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरी मदर इन लॉ वहीं फ्रीज होकर एंजेलिका को देखने लगी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी लाइफ में उसे रोका हो। तभी बगल में खड़ा लुकास बिल्कुल किसी छोटे अडल्ट की तरह बोला, ग्रैंडमा, टीचर सही बोल रही हैं, ऐसा करना अनहाइजीनिक होता है। मेरी मदर इन लॉ बस उसे घूरती रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसका प्यारा ग्रैंडसन उसे ही लेक्चर दे रहा है। लुकास बिना कुछ और बोले सीधा हाथ धोने चला गया, फिर वापस आकर क्वाइटली डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसकी मैनर्स देखकर मैं खुद कुछ सेकंड्स चुप रह गई। उधर मेरी मदर इन लॉ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। एरिक और एलिना साथ में ऊपर वाले बेडरूम से नीचे आ रहे थे। मेरा बेडरूम। क्लियरली वो दोनों अब वहीं शिफ्ट हो चुके थे।
एलिना नीचे आते ही ऐसे मुस्कुराई जैसे वो इस घर की नई मालकिन हो। ग्लोरिया, तुम आ गई। उसकी आवाज में फेक स्वीटनेस भरी हुई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एंजेलिका से कहा, लुकास को प्लेरूम में ले जाओ। मुझे पता था आज उन्होंने मुझे यहां सिर्फ डिनर के लिए नहीं बुलाया, एलिना का न्यू वाइफ ऑडिशन दिखाने के लिए बुलाया था। मैं सोफा पर बैठी ही थी कि एलिना ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये डिवोर्स अग्रीमेंट है, अगर सब ठीक लगे तो साइन कर देना। उसके बगल में एरिक चुपचाप बैठा था, सिर नीचे। फनी बात यह थी कि डिवोर्स तक की बात में भी वो खुद सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी जगह उसकी मिस्ट्रेस बोल रही थी। मैंने कुछ सेकंड्स उसे देखा, फिर अग्रीमेंट खोल लिया। उसमें लिखा था 3 मिलियन एसेट्स, एक हाउस, एक कार, बाकी कैश मुझे दे दी जाएगी। मैं पढ़ते पढ़ते हंस पड़ी। अग्रीमेंट लूप होल से भरा हुआ था, लेकिन एरिक बेवकूफ नहीं था। अगर उसने इतनी कॉन्फिडेंटली ये पेपर्स दिए हैं तो मतलब उसने ऑलरेडी पेपर ट्रेल क्लीन कर दी थी। कागजों में यही उसकी ऑफिशियल प्रॉपर्टी बची थी। मैंने फाइल बंद कर दी। ठीक है, अब मेरे लॉयर तुमसे प्रॉपर एसेट सेटलमेंट के लिए बात करेंगे। एलिना के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखा, लेकिन एरिक पहली बार सीधा मेरी तरफ देखकर बोला, लुकास तुम्हारे पास रह सकता है, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी कि तुम अपने शेयर्स रायन को ट्रांसफर नहीं करोगी। मैंने उसकी बात सुनी, फिर मेरी नजर धीरे से एलिना के पेट पर गई। थोड़ा सा उभरा हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग, चीटिंग तुमने की और कस्टडी के लिए फाइट करने का हक तुम समझ रहे हो। मैं थोड़ा आगे झुकी। एक और क्लॉज ऐड करो, लुकास का तुम्हारे पूरे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके बाद मैं लिख कर दूंगी कि शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगी। मेरी मदर इन लॉ तुरंत खड़ी हो गई। क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं रहेगा? लुकास हमारे खानदान का खून है। लेकिन एरिक चुप बैठा रहा बहुत देर तक। फिर उसने धीरे से कहा, फाइन। उस पल मेरी मदर इन लॉ का चेहरा देखने लायक था। उसे शायद पहली बार समझ आया, बिजनेस दुनिया में सालों रहने के बाद एरिक के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली नहीं, प्रॉफिट था। और ऑनेस्टली मुझे यही चाहिए था। मैं संतुष्ट होकर पीछे टिक गई। थोड़ी दूर खड़ा लुकास ये सब क्वाइटली सुन रहा था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। प्रॉपर्टी सेटलमेंट सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी हो गया और एक्चुअल नंबर्स लगभग वही निकले जो अग्रीमेंट में लिखे थे। एलिना ने कंपनी रिजाइन कर दिया। सुना वो प्रेगनेंसी के दौरान घर पर रेस्ट कर रही थी। बस डिवोर्स सर्टिफिकेट का इंतजार, ताकि ऑफिशियली मिसेस एरिक बन सके। उधर मैं और एरिक ऑफिस में कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते थे, लेकिन हम में से कोई बात नहीं करता था। फिर फाइनली कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हुआ और हमने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया। सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद भी मैंने एरिक से एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि कभी हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने सबसे मुश्किल दिन साथ देखे थे, जब कंपनी के पास पैसा नहीं था, जब फ्यूचर अनसर्टेन था, जब सिर्फ हम थे और हमारे सपने। फिर एक दिन मैंने उसकी शर्ट पर लिपस्टिक देखी, फिर एलिना के मैसेजेस। उसके बाद भी मैंने उसे चांसेस दिए, अपने दर्द को दबाया, ऐसे प्रेटेंड किया जैसे मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन एरिक, उसने कहा, अब जाकर समझ आया, तुम्हारे साथ जो था वो बस फैमिली अफेक्शन था, असल प्यार एलिना है। उस दिन मुझे समझ आ गया था, कुछ लोग चीटिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें प्यार मिल गया, वो चीटिंग करते हैं क्योंकि उन्हें लॉयल्टी की वैल्यू ही नहीं पता। डिवोर्स के बाद रायन ने मेरे लिए फ्रेंच डिनर अरेंज किया, एक ह्यूज बुके भी भेजा, रेड रोजेस, खूबसूरत, फ्रेग्रेंट और कांटों से भरे हुए। कार्ड पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू लाइफ।
मैं काफी देर तक उन फ्लावर्स को देखती रही। फिर अगले ही हफ्ते मैंने लुकास का सरनेम बदलवा दिया। अब वो ऑफिशियली मेरे सरनेम से जाना जाता था। और इसी बीच रायन भी अपनी चाल चल चुका था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो नीचे लॉबी में पुलिस खड़ी थी। 2 ऑफिसर्स एरिक को लेकर बाहर आ रहे थे। उसके हाथों में हैंडकफ्स नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई। मैं बस खड़ी होकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी। और जैसे ही एरिक ने मुझे देखा, उसे सब समझ आ गया। क्यों मैंने डिवोर्स इतनी आसानी से साइन किया, क्यों मैंने उसके अफेयर को लेकर एक्स्ट्रा पैसा डिमांड नहीं किया। उसने मुझे सिर्फ 3 मिलियन देकर रास्ते से हटाया था और उसे लगा था मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ था। एलिना प्रेग्नेंट थी और बच्चा किसी का इंतजार नहीं करता। एरिक नहीं चाहता था कि उसका होने वाला बच्चा इलेजिटिमेट कहलाए, इसलिए उसे हर हालत में जल्दी डिवोर्स चाहिए था। और मुझे पता था, अगर एरिक सच में चाहता तो डिवोर्स के दौरान मुझे मेरी एक्चुअल प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी नहीं मिलता। वो पहले ही एसेट्स गायब कर देता। पेपर ट्रेल साफ, अकाउंट्स क्लीन, कुछ साबित ही नहीं होता। इसीलिए मैं कंपनी वापस आई थी और रायन के साथ हाथ मिलाया था। एक तरफ मैंने एलिना की जिंदगी मुश्किल बनाई ताकि एरिक जल्दी जल्दी एसेट्स ट्रांसफर करे और डिवोर्स प्रोसेस फास्ट हो। दूसरी तरफ मैं लगातार एलिना को प्रोवोक करती रही, क्योंकि मुझे पता था जब भी एलिना इमोशनल होगी, एरिक उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर मनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इतना पैसा लाने के लिए एरिक को पहले कंपनी फंड्स छूने पड़ते। और एग्जैक्टली वही हुआ। इंटरनल चेक में पता चला वो ऑलरेडी कंपनी के 20 मिलियन यूज कर चुका था। उसका प्लान सिंपल था, डिवोर्स खत्म होने के बाद क्वाइटली पैसा वापस डाल देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसे क्या पता, ये पूरा सेटअप ही उसके लिए ट्रैप था। उसके सारे कोर प्रोजेक्ट्स एक अलग प्राइवेट टीम के थ्रू चलते थे। आउटसाइडर्स वहां एक्सेस नहीं कर सकते थे। मैं इतने दिनों तक डिपार्टमेंट 3 में बेवजह नहीं बैठी थी। मैं वहां ऑफिस मंकी बनकर तमाशा दिखाने नहीं गई थी। मैं क्वाइटली प्रूफ कलेक्ट कर रही थी। और जैसे ही पुलिस एरिक को लेकर गई, मेरे लॉयर ने तुरंत दूसरा केस फाइल कर दिया, इलीगल ट्रांसफर ऑफ मैरिटल एसेट्स। अब अगर एरिक पैसा वापस डालता तो उसे ऑफिशियली एडमिट करना पड़ता कि उसने मैरिटल प्रॉपर्टी छुपाई थी, और अगर एडमिट नहीं करता तो कंपनी फंड्स एम्बेजलमेंट में फंसता। दोनों तरफ से गेम ओवर। अमाउंट इतना बड़ा था कि उसे लंबे टाइम तक जेल में रहने से कोई नहीं बचा सकता था। और सबसे अच्छी बात, मेरा 1 रुपया भी कहीं नहीं गया। एरिक के अरेस्ट होने के बाद उसकी मदर कई बार मुझसे मिलने आई, लेकिन अब मेरे साथ बॉडीगार्ड्स रहते थे। वो मेरे पास तक नहीं पहुंच पाती थी। उधर टॉप फ्लोर वाला नया ऑफिस फाइनली तैयार हो गया और मैंने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिछले 2 साल की जिंदगी वापस रिकवर करने की कोशिश कर रही हूं। अब मेरे पास सांस लेने की थोड़ी जगह थी, तो मैं और ज्यादा मेहनत करने लगी। कई रातें बिना ठीक से सोए निकल जाती। कंपनी, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, बस यही जिंदगी रह गई थी। लुकास के साथ टाइम बिताने के अलावा बाकी पूरा समय ऑफिस में जाता था। और इसी दौरान रायन धीरे धीरे मेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मौजूद होने लगा। जब भी उसे टाइम मिलता, वो मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। कभी कॉफी, कभी डिनर, कभी लेट नाइट स्नैक्स। फिर ऑफिस में रूमर्स शुरू हो गए। कुछ लोग कहते रायन ने आज तक शादी ही नहीं की क्योंकि वो ग्लोरिया का वेट कर रहा था। कुछ लोग बोलते कॉलेज से ही उसे ग्लोरिया से प्यार था। और देखते देखते हम तीनों की कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल वाली कहानी पूरे ऑफिस में फैल गई। शुरू में मैंने इग्नोर किया
क्योंकि समझदार लोग रूमर्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे रायन भी बदलने लगा। हर सिंगल दिन मेरे ऑफिस में रोजेस आने लगे, एक भी दिन मिस नहीं। अगर मैं खुद ड्राइव करके ऑफिस जाती तो भी उसकी कार पीछे पीछे आती, जैसे अनऑफिशियल सिक्योरिटी कन्वॉय हो। एक दिन मैंने साफ बोल दिया, फ्लावर्स भेजना बंद करो। लेकिन वो सीरियसली पूछ बैठा, तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? कोई और फ्लावर्स भेज दूं? मैंने वहीं समझ लिया, प्रॉब्लम रूमर्स नहीं है, प्रॉब्लम रायन खुद है। इसी बीच कंपनी एनुअल गाला आ गया। मेरे वापस आने के बाद ये पहला बड़ा पब्लिक इवेंट था। अब मैं कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी, इसलिए स्पीच भी मुझे देनी थी। पूरे हॉल में लाइट्स चमक रही थीं। एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, मीडिया सब मौजूद थे। मैं स्टेज पर गई और कामली स्पीच खत्म की। तालियां बजीं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी, अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गईं। मेरा दिल हल्का सा डूब गया, क्योंकि मुझे तुरंत समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। स्पीकर्स पर सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा और फिर स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी। रायन स्टेज पर खड़ा था, हाथ में बड़ा सा बुके, पूरे हॉल के सामने। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। और उसी पल मुझे समझ आ गया, वो पब्लिक कन्फेशन करने वाला है। रायन धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर गहरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला। रायन स्टेज पर खड़ा था, हाथ में फ्लावर्स, आंखों में वही फेक डिवोशन। ग्लोरिया, सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूं। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब हम उस छोटे से 100 स्क्वायर फीट वाले ऑफिस में कंपनी शुरू कर रहे थे, तब तुमने ही मुझे मोटिवेट किया था। मैं इतने साल बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में इतनी ओवर इमोशनल सिंसेरिटी थी कि मुझे ऑलमोस्ट घिन आ गई। मैं उसे बिना एक्सप्रेशन के देखती रही। एरिक कमीना था, लेकिन रायन भी उससे अलग नहीं था। हाँ, उसने शादी नहीं की थी, लेकिन इन सालों में उसके आसपास औरतों की कमी कभी नहीं रही। बस फर्क इतना था, वो खुद को लॉयल ट्रैजिक हीरो की पैकेजिंग में बेचता था। इतने साल रूमर्स सुन सुनकर अब शायद वो खुद भी अपनी कहानी पर बिलीव करने लगा था। असल बात सिंपल थी, उसे मेरे शेयर्स चाहिए थे और उसके लिए वो ये चीप लव स्टोरी वाला ड्रामा भी कर सकता था। 30 साल पार करने के बाद भी आदमी कॉलेज रोमांस खेल रहा था। फाइनली जब उसका स्पीच खत्म हुआ, मैं सीधे उसके पास गई और उसके हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। फिर स्माइल करके बोली, रायन, तुम्हें कोई बेहतर लड़की मिलनी चाहिए, मेरे जैसी नहीं, क्योंकि बेस्ट तो मैं खुद हूं। पूरा हॉल कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रह गया। फिर मैंने नीचे एम्प्लॉइज की तरफ देखकर कैजुअली कहा, रिलैक्स गाइस, रायन बस मजाक कर रहा था। एनुअल गाला कंटिन्यू करते हैं। मैंने माइक वापस रखा और बिना पीछे देखे स्टेज से उतर गई। रायन का चेहरा कैसा हुआ, मुझे जानने में जीरो इंटरेस्ट था। क्या उसे सच में लगा था? मैं इतने साल जिंदगी जीकर भी कुछ नहीं सीखी। रायन और एरिक दोनों बहुत पहले बदल चुके थे। अब उनके लिए फीलिंग्स नहीं, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था। और उनकी सबसे बड़ी टैलेंट, झूठ बोलना। लोग कहते हैं मर्दों के पास पैसा आ जाए तो वो बदल जाते हैं, तो फिर औरतों से ये उम्मीद क्यों रहती है कि पैसा आने के बाद भी वो वही सॉफ्ट, इनोसेंट, सैक्रिफाइसिंग खूल बनी रहें। अगले दिन एनुअल गाला वाला कन्फेशन वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ऑनलाइन लोगों ने रायन को किसी नॉवल का डिवोटेड सेकंड लीड बना दिया और मुझे अनग्रेटफुल डिवोर्स्ड वुमन, बच्चे वाली होकर भी एटीट्यूड देखो। रायन जैसा डायमंड बैचलर मिल रहा था, फिर भी रिजेक्ट कर दिया। पूरा इंटरनेट गालियां दे रहा था, लेकिन मुझे पता था ये सब नेचुरली नहीं हो रहा। रायन पीछे से पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट कर रहा था। पेड कमेंट्स, फेक सिंपैथी,
ऑनलाइन हैरेसमेंट, सब प्लान था। ऑफिस में मेरी असिस्टेंट ने सुबह फाइल्स लाकर रखी। रायन ने उस दिन जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आने थे सब रिजेक्ट कर दिए थे, एक भी अप्रूव नहीं हुआ। बिजनेस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज इमोशन और ईगो होती है, और रायन दोनों में डूब चुका था। उसे लगा वो मुझे प्रेशर में लाकर झुकाएगा। क्यूट, उसे अभी तक समझ नहीं आया था एरोगेंस की कीमत हमेशा सबसे भारी पड़ती है। 1 महीने बाद फाइनली एरिक का फैसला आ गया। कंपनी फंड्स के मैसिव एम्बेजलमेंट केस में उसे 8 साल की जेल हुई। पहले उसे कंपनी का पैसा वापस करना पड़ा, उसके बाद मैरिज के दौरान इलीगली ट्रांसफर किए गए एसेट्स भी मुझे लौटाने पड़े। मैं उससे मिलने जेल गई। वो बहुत कमजोर लग रहा था, पतला, थका हुआ और स्ट्रेंजली थोड़ा वैसा जैसा वो तब दिखता था जब हमने पहली बार कंपनी शुरू की थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। ग्लोरिया, मुझे रिग्रेट हो रहा है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे लिए हमेशा अच्छी थीं। उसकी आवाज टूट रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, एलेना, उसने बच्चा गिरा दिया। मैंने बस चुपचाप उसे देखा। ऑनेस्टली, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बच्चे का बाप जेल में हो तो अबॉर्शन करना सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन ही था। स्कम्बैग आदमी के आंसू की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अभी मुझे थोड़ा एक्टिंग करनी थी। मैंने काम आवाज में कहा, अंदर अच्छे से रहना एरिक, और प्रॉपर्ली रिफॉर्म होकर निकलना। मैं बाहर सब संभाल लूंगी। मैंने जेल में बैठे एरिक से कामली कहा, तुम बस अंदर चुपचाप रहो। एरिक ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज भारी थी। रायन बदल चुका है। वो कंपनी में मुझे हटाकर खुद पूरा कंट्रोल लेना चाहता है। स्कैटर्ड शेयर्स खरीद रहा है, बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ कर रहा है। तुम भी नहीं चाहोगी ना कि जो कंपनी हमने साथ बनाई थी वो रायन निगल जाए। शुरुआत में जब भी मैं उसके शेयर्स की बात करती वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता, लेकिन टाइम इंसान को तोड़ देता है। जेल में धीरे धीरे उसके पास आने वाला सिर्फ एक इंसान बचा था, मैं उसके लिए खाना लेकर जाती, ड्रिंक्स, कपड़े, उसकी बात सुनती, उसकी चिंता करती। एक इंसान जब पूरी तरह गिर जाता है ना, तो उसे घास का तिनका भी सहारा लगने लगता है। सिर्फ 3 महीने में मैंने उसके शेयर्स का प्रॉक्सी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद गेम ऑफिशियली शुरू हुआ। स्कैटर्ड शेयर्स खरीदना, बोर्ड मेंबर्स को अपने साइड करना, इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाना, और फाइनली चेयरपर्सन इलेक्शन। तब जाकर रायन को समझ आया। उसने मुझे बहुत हल्के में लिया था। वो अभी तक ये सोच रहा था कि मुझे इमोशनली प्रेशर करके अपने साथ रिलेशनशिप में ला सकता है, और इधर मैं क्वाइटली उसकी पूरी पोजीशन खत्म करने में लगी हुई थी। लेकिन ऑनेस्टली रायन को हटाना आसान नहीं था। कंपनी में उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं चेयरवुमैन बनने के बाद भी, हर जगह उसे रोकने के बाद भी, असल पावर पूरी तरह अपने हाथ में लेने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। 2 साल लगातार लड़ाई, मीटिंग्स, पॉलिटिक्स, प्रेशर, बिट्रेयल्स, लेकिन आखिर में मेरे हाथ में शेयर्स 50% से ऊपर पहुंच चुके थे। और उस दिन कंपनी ऑफिशियली पूरी तरह मेरी हो गई। अब कोई पार्टनर नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई सेवियर नहीं, बस मैं। उधर लुकास भी बड़ा हो रहा था। वो अब एलिमेंट्री स्कूल जाने लगा था, और सरप्राइजिंगली जिस दिन एरिक ने प्रॉफिट के लिए उसे छोड़ दिया था, उसके बाद लुकास ने कभी अपने फादर के बारे में बात नहीं की। ना मिलने की जिद, ना फोन, ना सवाल, जैसे उसने खुद समझ लिया हो। कुछ लोग पेरेंट्स कहलाने लायक नहीं होते। मैंने एरिक की मदर को वापस उनके होम टाउन भेज दिया। आखिर मैं एरिक के शेयर्स की प्रॉक्सी होल्डर थी।
तो उसकी माँ को सड़क पर छोड़ना भी मेरे इमेज के लिए अच्छा नहीं लगता। जहां तक एरिक के शेयर्स की बात थी, उसकी जेल की सजा खत्म होने में अभी 6 साल बाकी थे, और 6 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। जब तक वो बाहर आएगा, दुनिया पूरी बदल चुकी होगी। एक दिन मैं लुकास के साथ बाहर डिनर कर रही थी। हम रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने पलट कर देखा और एक फैमिलियर चेहरा दिखाई दिया, एलेना। वो एक यंग लड़की का हाथ पकड़कर चिल्ला रही थी, शेमलेस मिस्ट्रेस, स्लट, दूसरों का आदमी छीनते शर्म नहीं आती। उसका मेकअप बह चुका था, बाल बिखरे हुए थे, पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। तभी उसके साथ खड़ा आदमी गुस्से में आया और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। चुप रहो और अभी घर जाओ। एलेना वहीं शॉक में खड़ी रह गई। उधर वो यंग लड़की रोते रोते उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, जिसे प्यार नहीं मिलता, असल में वही मिस्ट्रेस होती है। हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो लड़की उसी आदमी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और एलेना वहीं अकेली खड़ी रह गई, हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए। मैं कुछ सेकंड्स उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले अपनी नजर हटा ली और लुकास को लेकर प्राइवेट रूम में चली गई। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं।